हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पीएसआई ऑप्शनल के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ये यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे थे, तो कुछ लेक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ थिंकर्स के पर्सपेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं। और थिंकर्स हमने वो चूज़ किए हैं, देखो वो वाले थिंकर्स हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली। जो एक तो जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके लिए कुछ फेमस थिंकर्स होते हैं, एक तो हम वो वाले थिंकर्स पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से, वो थिंकर्स पूछते हैं। ठीक है, तो हम लोग मेनली फोकस करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या पूछा है यूपीएससी ने। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग करते हैं, क्योंकि यूपीएससी हर साल रिपीट करता है क्वेश्चन। अब जॉन प्लेमेनाक पे क्वेश्चंस एक पूछा गया है ऑलरेडी, इस वजह से हम लोग यहाँ पर ये थिंकर को पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप वैसे देखो तो आप कितने थिंकर्स पढ़ लोगे अलग अलग, और थिंकर के ऊपर भी ना सीधा कोटेशन आती है उनकी, कुछ भी कोट आ जाता है कि उन्होंने ये बोला था, तो वो पूरी बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है उस थिंकर के उस टॉपिक के इर्द गिर्द आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जॉन प्लेमेनाक का, कमेंट इन 150 वर्ड्स, पॉलिटिकल थ्योरी इज़ नॉट एन एस्केप मैकेनिज्म बट एन आर्टिस्ट कॉलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग इसी के आसपास इन्हीं लाइंस पर हम लोग जॉन प्लेमेनाक को डिस्कस करेंगे। ओके, सो जॉन प्लेमेनाक जो है, जॉन पेट्रोव प्लेमेनाक भी कहते हैं इनको, ये बेसिकली एक सर्बियन पॉलिटिकल फ़िलासफ़र थे जिन्होंने ज़्यादातर अपनी एकेडमिक लाइफ जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में बिताई थी। अब ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इस टाइप का इंट्रोडक्शन, वो खाली इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है, एक आध लाइन में 2 लाइन में काफ़ी है, इससे ज़्यादा ऊपर इंट्रोडक्शन इनका नहीं देना है। क्योंकि हम जिस भी थिंकर के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें पता होना चाहिए है कौन। ठीक है, उनको अपने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के एनालिसिस और उनके जो डेमोक्रेसी की थ्योरी है उसके बारे में ज़्यादा जाना जाता है उनको। अब जो पॉलिटिकल थ्योरी है जॉन प्लेमेनाक के हिसाब से, वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी इसके बारे में नहीं है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है उनका आप एक्सप्लेनेशन देने चले जाओ, बल्कि इसके बारे में है कि गवर्नमेंट का पर्पसेस क्या है। ठीक है, कि आपका एक सिस्टमैटिक थिंकिंग होनी चाहिए कि गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, क्यों गवर्नमेंट काम कर रही है। तो पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली एक नॉर्मेटिव डिसिप्लिन है, एंटायरली एक कोई एम्पेरिकल स्टडी नहीं है। नॉर्मेटिव डिसिप्लिन को आप किससे लिंक करते हो? फिलॉसफी, मैंने आपको सारे पिछले लेक्चर्स में भी बार बार आपको बताया, फिलॉसफी से और एथिक्स से आप लिंक करते हो, है ना। तो पॉलिटिकल थ्योरी जॉन प्लेमेनाक के हिसाब से एक नॉर्मेटिव डिसिप्लिन है जो ये फोकस करती है इस बात पे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इवैल्यूएट करें, एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा सा कम दें। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के अलावा आप उसकी बजाय आप इवैल्यूएट करने पर ज़्यादा फोकस करो। पॉलिटिकल थ्योरी भी उसी चीज़ के बारे में बात करती है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी मॉरल और एथिकल थ्योरी से ज़्यादा रिजेंबल कर रही है। तो अब जो जॉन प्लेमेनाक है उनके व्यूज़ जो हैं वो पॉलिटिकल थ्योरी के फेवर में ही चलते जा रहे हैं। जैसे कुछ थिंकर्स थे पहले के, वो ये मानते थे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो उसका सिग्निफिकेंस कहीं लॉस्ट है, या फिर उसका सिग्निफिकेंस जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा है। ठीक है, बट जॉन प्लेमेनाक इन सब चीज़ों से अग्री नहीं करते। उनका एक वर्क है ईज़ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, वो उस बात से और ये सब जो बातें चलती आ रही हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी ऐसी है या एक्सप्लेनेशन चाहिए वगैरह, या फिर एम्पेरिकल, प्योरली एम्पेरिकल साइंटिफिक स्टडी पर बेस्ड है, उन सब चीज़ों से जॉन प्लेमेनाक अग्री नहीं करते। ये उनके वर्क में भी आपको दिखाई देगा, द ईज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में। तो वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है, यहाँ पर आप पॉलिटिकल थ्योरी भी मान सकते हो, वो ये कहते हैं कि कुछ लोग जैसे कहते हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी इज़ डेड। ठीक है, तो ये डेड कैसे हुई? जितने भी लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे, उनके सक्सेसर्स थे, उनकी ही वजह से ये डेड साबित हुई है। क्यों? उन्होंने दिखाया कि जितनी भी प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, जो ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स थे पुराने, वो ये कहते आ रहे हैं कि प्रॉब्लम्स जितनी भी चलती आ रही हैं वो इररेलेवेंट थी, ज़रूरी नहीं थी। ठीक है, वहाँ पर कन्फ्यूजन्स था उन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, या फिर लैंग्वेज का मिसयूज़ हुआ था। इस वजह से ही पॉलिटिकल फिलॉसफी को डेड माना गया। बट जॉन प्लेमेनाक के हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी के अपने यूजेस हैं। कैसे? कि पॉलिटिकल थ्योरी एक बहुत ही सीरियस और डिफ़िकल्ट इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, और हम लोगों को मॉडर्न टाइम्स में पॉलिटिकल थ्योरी की काफ़ी नीड है। इस तरीके की सीरियस डिफ़िकल्ट इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की काफ़ी नीड है। यहाँ पर वैल्यूज़ पढ़ी जाती हैं, नॉर्म्स पढ़े जाते हैं, गोल्स पढ़े जाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये सेम काइंड ऑफ नॉलेज तो नहीं प्रोड्यूस करती है जैसे इम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी करती है, बट स्टिल वैल्यूज़, नॉर्म्स और गोल्स, इनका पढ़ना भी ज़रूरी है। इसी को ही आगे आप देखना, जॉन प्लेमेनाक इस चीज़ से कंपेयर करेंगे कि अगर आप ये चीज़ें नहीं पढ़ोगे, इसी रीज़न की वजह से ही तो
आपका जो एम्पेरिकल स्टडी थी या बिहेवियरल स्टडी थी वो फेल हो गई थी, उसके बाद पोस्ट बिहेवियर लाना पड़ा ना। क्यों? क्योंकि बिहेवियरल स्टडी किस पर फोकस कर रही थी कि आपके सिर्फ एम्पेरिकल और साइंटिफिक स्टडीज़ होनी चाहिए और आपके कुछ भी वैल्यूज़, नॉर्म्स, गोल्स वगैरह ये सब होने ही नहीं चाहिए। तो अगर आप प्योरली इस पर काम करोगे कि वैल्यूज़, नॉर्म्स, गोल्स कुछ है ही नहीं और सिर्फ एम्पेरिकल स्टडीज़ पे, साइंटिफिक या डेटा पे फोकस करोगे, तो उस हिसाब से अगर आप चलोगे तो फिर तो बिहेवियरलिज्म फेल हो गया था इसी वजह से। तो इसीलिए दोनों का ही एक बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म फिर बाद में इसी वजह से लाया गया था। तो पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली एक स्टडी है, इतना इतना एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी जितना डेटा और सेम नॉलेज तो नहीं प्रोड्यूस करेगी, बट हाँ स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी एक स्टडी है अलग अलग थ्योरीज़ की जिन्होंने हिस्टोरिकली या पावरफुली एक मैन की इमेज को इन्फ्लुएंस किया है और सोसाइटी में भी, और साथ में उनका पॉलिटिकल और सोशल बिहेवियर भी डिटरमाइन किया है। अब यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी में एक सोशली कंडीशन आइडियोलॉजी का एक एलिमेंट भी है कि आइडियोलॉजी इल्यूजन भी हो सकती है, येट अनलेस मैन हैड दिस इल्यूजन, जब तक मैन के पास ये इल्यूजन्स है तो जो आपका सोशल डेवलपमेंट का कोर्स है ना वो वही सेम कोर्स नहीं रहेगा, ठीक है, जो आज है। तो आपका इसी वजह से ये सोशली कंडीशन आइडियोलॉजी का एलिमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी है ये एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स का एक पूरा कोहेरेंट सिस्टम बनाता है, जिसकी वजह से आप सही पॉलिटिकल एक्शन लेने के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो। तो यहाँ पर है क्या बेसिकली कि जो जितने भी इसके जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स हैं, जो प्लेमेनाक कहते हैं, ये जैसे होता है ना एक ऑनेस्ट शॉपकीपर होता है, वो आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स दिखाता है कि हाँ भाई हमारे दुकान में ये सामान है, अब आपको जो भी ठीक लगता है वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो वो क्या है, हर एक सामान को शॉपकीपर आप जाते हो तो वो अपने हर एक चीज़ को, हर एक सामान को ना बहुत ही एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है, फिर वो कस्टमर पे छोड़ देता है कि वो अपने आप चूज़ कर ले जो भी सामान उसको पसंद है और अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही होता है, अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स की नीड होती है। तो यहाँ पर जो अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स होते हैं वो एक हायरार्की ऑफ प्रिंसिपल्स बनाते हैं और ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाना चाहिए, कि मेन जो है वो इन प्रिंसिपल्स को किस तरीके से यूज़ करें ताकि उनकी परफेक्ट चॉइसेस बन पाएँ। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये सिर्फ परवेयर्स नहीं है आइडियाज़ के, बल्कि आइडियाज़ को प्रीच भी करते हैं, प्रोपेगेंडा भी चलाते हैं, तो प्रोपेगेंडिस्ट्स भी हैं ये। तो टू कंक्लूड दिस हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी की इंपॉर्टेंस जो है उसको आप निगलेक्ट तो नहीं कर सकते। तो प्लेमेनाज का भी यही व्यू है कि पॉलिटिकल थ्योरी कोई फैंटेसी नहीं है या फिर कोई प्रेजुडाइसेस नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल गेम है, बट स्टिल ये एक इंटेलेक्चुअल एनालिसिस कह सकते हो। इंटेलेक्चुअल एनालिसिस के साथ साथ आप इसको इलेबोरेट, रिगरस, डिफ़िकल्ट, यूज़फुल अंडरस्टैंडिंग है और ये उतनी ही नीडेड है जितनी कि बाकी कोई भी साइंस की हमें ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत हमें आज के टाइम में पॉलिटिकल थ्योरी की है। और इसी सेम रीज़न की वजह से हम ये देखते हैं कि जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन था वो सक्सीड हो ही नहीं पाया था। तो लेटर ऑन बिहेवियरल रेवोल्यूशन को भी पोस्ट बिहेवियरलिज्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ा था। और बाद में आप देखते हो जब जॉन रॉल्स के वर्क आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि जॉन रॉल्स भी पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल के बारे में फिर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अगर एम्पेरिकल डेटा पर फोकस करोगे या साइंटिफिक डेटा पर ही स्टिक करोगे तो फिर आपका सिस्टम सक्सीड नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं जाकर फेल हो जाएगा। तो आपको क्या है, एक बैलेंस मेंटेन करने की नीड है यहाँ पर। इसी वजह से कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी 21st सेंचुरी में इट हैज़ नॉट बिकम एन एस्केप मैकेनिज्म बट एन आर्टिस्ट कॉलिंग फॉर डिफरेंट आइडियाज़, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरीज आएँ, अलग अलग आइडियाज़ लाएँ ताकि सभी लोगों का वेलफेयर हो पाए, ठीक है। तो एक बैलेंस आउट करने की यहाँ पर नीड है, उसी बारे में यहाँ पर जॉन प्लेमेनाक ने डिस्कस किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने थिंकर के बारे में पढ़ा। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इन थिंकर के ऊपर तो आपके पास एम्पल कंटेंट है, आप ये कंटेंट लिख सकते हो। आपको उनका व्यू पता लग गया कि पर्सन है कौन और किस तरीके की बात कर रहा है, एडवोकेट क्या कर रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के फेवर में कह रहा है, एक बैलेंस आउट करने की बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि भाई आप सीधा या तो एम्पेरिकल पे फोकस करो या नॉर्मेटिव पे फोकस करो, एक बैलेंस आउट करने की बात कर रहा है कि दोनों ही जो थ्योरीज़ हैं, चाहे वो एम्पेरिकल डेटा और नॉर्मेटिव डेटा हो, अपनी अपनी फील्ड्स में अपना अपना एक नॉलेज ऐड करती हैं। दोनों सेम नॉलेज तो नहीं ऐड कर पाएंगी, जैसे इस
पर्टिकुलर पॉइंट में बोला है कि सेम लेवल ऑफ नॉलेज तो नहीं ऐड कर पाएंगी, बट दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ एज मच नीडेड एज एनी अदर साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बारे में बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नीड क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की। तो सिंस हमसे पूछा गया था कि डिक्लाइन कैसे हुआ पॉलिटिकल थ्योरी का, फिर रीसर्जेंस कैसे हुआ पॉलिटिकल थ्योरी का, इसी वजह से हमारे लिए नीड भी पता करना ज़रूरी है। एक प्रॉबेबल क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी वजह से हम लोग ये पढ़ेंगे। So that's all for today and thank you for watching the lecture.